नमस्कार। मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछली कक्षा में हम मार्क्स के एक महत्वपूर्ण विचार वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पढ़ रहे थे और उसी क्रम में आज आगे का अध्ययन करेंगे। तो उसमें हमने पिछली कक्षा में ये जाना कि मार्क्स वर्गों के बारे में क्या सोचते हैं और वर्ग संघर्ष के बारे में उनका क्या कहना है, वर्ग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं और मार्क्स किस तरह से इस वर्ग संघर्ष की धारणा को स्थापित करते हैं। उनका एक फेमस कथन है साम्यवादी घोषणा पत्र में कि अब तक के समस्त सामाजिक जीवन का इतिहास जो है वर्ग संघर्ष का इतिहास है। और ये वर्ग संघर्ष कब शुरू होता है ये भी हमने पिछली कक्षा में स्पष्ट किया। हमने मानव विकास की जो अवस्थाएं हैं ऐतिहासिक भौतिकवादी अवधारणा में पढ़ा था उनको, तो उसमें मार्क्स ये स्पष्ट करते हैं कि आदिम साम्यवादी अवस्था के समाप्त होने के बाद जब निजी संपत्ति का उद्भव हो जाता है और उसके आधार पर समाज में हैव्स और हैव नॉट यानी प्रभुत्वशाली और पराधीन वर्ग का डिवीज़न का वर्ग विभाजन शुरू हो जाता है। और ये संघर्ष कभी चुपके चोरी चोरी तो कभी खुलेआम होता है। और उन्होंने प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के आधार पर वर्ग डिवीज़न को स्पष्ट किया है। प्राचीन काल में जो दास व्यवस्था थी उसमें स्वामी और दास दो वर्ग थे। मध्यकाल में किसान और जमींदार या कहें कि सामंत और किसान दो वर्ग थे। और आधुनिक काल में जब औद्योगिक क्रांति हो जाती है और पूंजीवाद स्थापित हो जाता है तो पूंजीपति और कामगार वर्ग, बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग, दो विरोधी वर्गों का अस्तित्व हो जाता है। मार्क्स का ये कहना है कि इस पूंजीवादी व्यवस्था में ही उसके पतन के बीज निहित हैं। कैसे? मार्क्स ये कहते हैं कि इसमें जो पूंजीपति वर्ग है उसका आकार छोटा होता जाता है। मार्क्स ये कहते हैं कि जो मध्यम वर्ग है वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पाएगा और वो भी कामगार वर्ग में मिल जाता है। तो इस तरह से पूंजीपति वर्ग छोटा हो जाता है। एक तो संख्या बल उनका कम हो गया और कामगार वर्ग जो है वो बड़ा संगठन हो जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि और दूसरी व्यवस्थाओं में तो जो शोषित वर्ग था वो बिखरा हुआ था, लेकिन इस पूंजीवादी व्यवस्था में जब उद्योग या फैक्ट्रियां एक जगह स्थापित होती हैं तो वहीं पर मज़दूरों का निवास भी हो जाता है। वो उनके बीच में रिलेशनशिप स्थापित हो जाती है। तो मज़दूरों में वर्गीय चेतना और एकता की भाव और उनका संगठन स्थापित हो जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि इस पूंजीपति वर्ग का जो कार्य है या उद्योग है वो उसका लाभ वो स्वयं नहीं कर पाते और उद्योग लगा देते हैं। तो निर्धन वर्ग जो कामगार वर्ग है उसकी क्रय शक्ति कम हो जाती है, तो वो अपने उद्योग जो हैं विदेशों में विस्थापित करना शुरू कर देते हैं। तो एक तरह से ये जो शोषित वर्ग है इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाता है और इसीलिए मार्क्स दुनिया भर के मज़दूरों को एक होने का आह्वान करते हैं
और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन इन कामगार वर्ग के बनाने का आह्वान वो करते हैं। तो उनका ये कहना है कि ये ऐसी स्थितियां हैं कि ये जो श्रमिक आंदोलन है इस पूंजीवादी व्यवस्था में बहुत ही सुसंगठित हो जाता है और अंतर्राष्ट्रीय रूप घटित हो जाता है, उसका रूप अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है। तो ऐसे में जो ये पूंजीवादी व्यवस्था है इस सुसंगठित श्रमिक आंदोलन के सामने नहीं टिक पाएगी और इस तरह से पूंजीवाद स्वयं अपने अवश्यंभावी विनाश का कारण बन जाता है। तो इसमें मार्क्स ये कहता है कि ये क्रांति करेंगे संगठित होकर के और अपने विशाल संख्या और सुदृढ़ संगठन के बल पर ये जो गिने चुने मुट्ठी भर पूंजीपति हैं इनको धराशायी कर दिया जाएगा और इस तरह से लुटेरों को लूट लिया जाएगा। सरवारा वर्ग की इस विजय के बाद उत्पादन के जो प्रमुख साधन हैं उन पर सामाजिक स्वामित्व स्थापित हो जाएगा और पुराने पूंजीपतियों को कामगार बन जाने के लिए विवश किया जाएगा, जिससे समाज के सभी सदस्य उत्पादन करने वाले बन जाएंगे। दूसरों के श्रम पर पलने वाला कोई नहीं बचेगा। तो एक दृष्टि से ये एक वर्गविहीन समाज की स्थापना होगी, इस वर्गविहीन समाज का उदय होगा, क्लासलेस सोसाइटी। मार्क्स का ये कहना है कि अब तक के इतिहास में जिस वर्ग ने शोषणकर्ताओं से सत्ता छीनी है आगे चलकर वो स्वयं शोषणकर्ता सिद्ध हुआ। इसलिए अब तक की जितनी भी क्रांतियां हुई हैं उनसे इतिहास अपने अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया, अर्थात शोषण मुक्त समाज का उदय नहीं हो पाया। लेकिन पूंजीपति और सरवारा वर्ग के संघर्ष से जो क्रांति होंगी वो पिछली क्रांतियों से भिन्न होगी, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप शोषक वर्ग का अस्तित्व ही मिट जाएगा और वर्गविहीन समाज की स्थापना का रास्ता खुल जाएगा। मार्क्स ने इस वर्गहीन समाज को साम्यवादी समाज की संज्ञा दी है। मार्क्सवादी इस संकल्पना के अनुसार राज्य दूसरे के उत्पीड़न का साधन है, इसलिए साम्यवादी क्रांति के बाद राज्य का लोप हो जाएगा, राज्य लुप्त हो जाएगा। साम्यवादी जो समाज है वो वर्गविहीन होगा, उसके साथ साथ राज्यविहीन भी होगा। साम्यवाद से पहले सब अवस्थाओं में मनुष्य प्रकृति के निर्विकार नियमों से बंधा होता है और वो एक तरह से विवश होता है। साम्यवाद की स्थापना हो जाने के बाद वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा और अपने जीवन को, समाज को जैसा वो रूप देना चाहता है वो मनचाहा रूप देने के लिए वो स्वतंत्र हो जाता है। इस तरह से साम्यवादी समाज की स्थापना ऐसे परिवर्तन की सूचक होगी जिसमें मनुष्य विवशता के लोक से निकल करके स्वतंत्रता के लोक में एंटर करेगा, प्रवेश करेगा। लेकिन इस साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना से पहले एक अंतरिम अवस्था को पार करना होगा, जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर सामाजिक स्वामित्व स्थापित करके पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसके अंतिम अवशेषों को हटाना होगा। और मार्क्स इस अवस्था को समाजवाद की संज्ञा देते हैं और इसकी विशेषता है कि सरवारा वर्ग का अधिनायकवाद इसमें होता है और इस अवस्था में राज्य का स्वरूप अपने जो पूर्ववर्ती राज्यों की तरह शोषणकारी, उत्पीड़नकारी होता है, परंतु पूर्ववर्ती राज्यों के विपरीत इसमें पुराने शोषक वर्ग अर्थात पूंजीपतियों का ही उत्पीड़न किया जाएगा। निर्धन शोषित वर्ग का शोषण नहीं होगा इसमें। ऐसा समाज बुर्जुआ संसदीय लोकतंत्र की तुलना में अधिक लोकतंत्र वाला होगा, क्योंकि सच्चा लोकतंत्र ऐसे समाज में स्थापित नहीं हो सकता
जहाँ पूंजीवादी व्यवस्था की तरह दो परस्पर विरोधी वर्गों में समाज बटा हो, तो इस समाजवाद की छत्र छाया में साम्यवाद का उदय होगा। समाजवाद और साम्यवाद, इन दोनों में हमने पूर्व की जो एक अवधारणा है ऐतिहासिक भौतिकवाद, उसमें भी हमने इसको स्पष्ट किया था। इनमें एक अंतर तो ये है कि ये समाजवाद जो है ये एक अंतरिम अवस्था है, ट्रांजिशनल पीरियड है उस पूर्ण स्थिति को प्राप्त करने से पहले। यानी साम्यवाद एक पूर्ण और न्यायपूर्ण समाज है, तो उससे पहले ये व्यवस्था है। दूसरा, इसमें राज्य रहता है और साम्यवाद में राज्य का लोप हो जाता है। और एक महत्वपूर्ण अंतर यह भी है कि साम्यवाद में तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा, क्योंकि उत्पादन पूरे पैमाने पर होता है। लेकिन समाजवाद के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार काम करेगा और काम के अनुसार ग्रहण करेगा। यहां यह स्पष्ट है कि जहां हीगल राष्ट्र राज्य के विकास का अंतिम लक्ष्य मानता है, मार्क्स सामाजिक प्रगति के लिए राष्ट्र की सीमाओं को स्वीकार नहीं करता। वह एक ऐसी वर्गीय चेतना में विश्वास करता है जो राष्ट्र या देश की सीमाओं में बंद कर नहीं रहती है। इसलिए शोषक वर्ग को पराजित करने के लिए वो संपूर्ण विश्व के मजदूरों को एक होने का आह्वान करता है। इस अर्थ में मार्क्सवाद का जो स्वरूप है वो अंतर्राष्ट्रीय है। मार्क्स कहता भी है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए पैरों की बेड़ियां हैं, बंधन है, और पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। तो इस तरह से वो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप मार्क्सवाद का है। अब समाजवाद की स्थापना के बाद साम्यवाद के उदय में कितना समय लगेगा, इसमें अलग अलग विचार हैं। लेनिन के अनुसार समाजवाद की स्थापना के बाद जब पूंजीवाद के अंतिम अवशेषों को हटा दिया जाएगा तब वर्ग संघर्ष तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन सरबराह वर्ग के नेतृत्व के लिए साम्यवादी दल जो है, कम्युनिस्ट पार्टी है, वो अनिश्चित काल के लिए बनी रहेगी। माओ से तुंग ने मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति का विस्तार करते हुए तर्क दिया है कि जब सरबराह वर्ग सत्ता संभाल लेगा तब भी अंतर्विरोध का नियम सक्रिय रहेगा, और जिस पर मनुष्य का अपना कोई कंट्रोल या वश नहीं होगा। अतः समाजवाद के दौर में भी वर्ग संघर्ष का अंत नहीं हो जाएगा, केवल उसका रूप बदल जाएगा। माओ के अनुसार आर्थिक मोर्चे पर समाजवादी क्रांति हो जाने के बाद समाजवादी व्यवस्था अपने आप सुदृढ़ नहीं हो जाएगी। इसके लिए राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और विचारधारात्मक मोर्चे पर समाजवाद को बढ़ावा देना होगा, जिसमें लंबा समय लगेगा, और इसके लिए कुछ दशक पर्याप्त नहीं होंगे, बल्कि इसके लिए शताब्दियां लग जाएंगी। लेनिन और स्टालिन से मतभेद प्रकट करते हुए माओ ने यह स्पष्ट किया था कि समाजवादी व्यवस्था में भी मूल्यों और संस्कारों के स्तर पर सरबराह और बुर्जुआ वर्गों का संघर्ष लगातार चलता रहेगा, और ये लंबा चलने वाला है, बार बार पैदा होने वाला है, जटिल संघर्ष है। समुद्र की लहरों की तरह कभी उग्र हो जाएगा, कभी शांत हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। अतः समाजवादी पुनर्निर्माण की प्रक्रिया निरंतर क्रांति की प्रक्रिया है, जिसमें कभी कोई ढील नहीं दी जा सकती। तो ये माओ का अपना इस संदर्भ में अलग थॉट है। तो ये मार्क्स का अपना वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। धन्यवाद।